जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों आज से एक नई सीरीज़ शुरू कर रहा हूं मैं। ये यूपीपीएससी, आरओ या जो भी आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। बेसिकली ये यूपीपीसीएस का दृष्टि का एक मॉक टेस्ट है, ठीक है। और इसमें आज मैं जितने भी प्रश्न करा पाऊँगा ये उसका पहला पार्ट होगा। जो भी प्रश्न करा पाऊँगा 30, 40, 50, ठीक है। इसको 2-3 पार्ट में मैं लेकर आऊँगा क्योंकि इसमें व्याख्या बहुत ज़रूरी है। देखिए, प्रश्न हल करने से ज़्यादा है कि आप उसका जो सॉल्यूशन दिया हुआ उसकी जो व्याख्या है वो बहुत ज़रूरी है सुनना या समझना। क्योंकि कई बार प्रश्न हमारे जो है वो प्रत्यक्ष और परोक्ष, ये दोनों तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपने पढ़ा कोई चीज़, प्रश्न आपने पढ़ा है, लेकिन उससे सीधे प्रश्न ना आकर के उसकी व्याख्या से प्रश्न आपको पूछ लिया जाता है। जैसा कि पूर्वावलोकन में अक्सर आपने देखा होगा कि पूर्वावलोकन की जो व्याख्या वाला है, जो सॉल्यूशन पार्ट दिया हुआ है, व्याख्या जो दी हुई है, एक्सप्लेनेशन जो दिया हुआ है, उससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पूर्वावलोकन इसीलिए बोला जाता है कि बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप पूर्वावलोकन को ढंग से पढ़ लें, 2 से 3 बार एग्ज़ाम से पहले पढ़ लेंगे, तो कोई सा भी एग्ज़ाम आपका होगा वो प्री लेवल पे आपका मतलब बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। वो बहुत ईज़िली आप उसको क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो पूर्वावलोकन भी पढ़ते रहिए आप और अभ्यास करते रहिए। देखिए, पढ़ाई करने के साथ साथ अभ्यास बहुत ज़रूरी है। अभ्यास कैसे करेंगे? चैनल पर देखिए, आपको बहुत सारे जो प्रश्न हैं करवाए गए हैं उनको हल करिए। एक पेपर लेके बैठिए, वहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे डाल के नंबरिंग करके आप हल करिए और देखिए फिर उत्तर कि कितने आपके सही हो रहे हैं। तो कम से कम 30 से 35 प्रश्न आप डेली सॉल्व किया करिए, ठीक है। ये टारगेट बना के रखिए आप। मिनिमम तो 20 करिए ही करिए, लेकिन ज़्यादा कर सकते हैं तो ज़्यादा करिए, ठीक है। चलिए, और मॉक टेस्ट मैंने बताया भी था कि मॉक टेस्ट आपको लगाना चाहिए, तो ये उसी की शुरुआत है। तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इसको। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन वगैरह आपको मिलता रहे। इसकी पीडीएफ मैं भेज दूंगा, बाइलिंगुअल है, चैनल पर डाल दूंगा, लेकिन ये कंप्लीशन के बाद ही मैं उसको पोस्ट करूँगा, ठीक है। तीनों तीनों पार्ट का, या अगर आप जैसे भी कमेंट करें कि पहला पार्ट का भेज दीजिए, सेकंड पार्ट, ऐसे करके, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को विदाउट एनी डिले, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में अगर कोई है तो वो यहाँ पे देख सकता है। दोनों माध्यम में मैं इसलिए इसको दोनों तरफ से मैंने इसको स्कैन कर लिया है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की जो सेवानिवृत्ति की आयु है, ठीक है, वो बढ़ा दी गई? यानी जो मेंबर ऑफ जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन थे, 60 से 62 कर दिया गया। तो याद रखिएगा 60 से 62 किया गया। कब और किस संविधान संशोधन से किया गया? तो ये जो है आपका 41वां जो संविधान संशोधन था उस अधिनियम के तहत ये किया गया, ठीक है। कि 60 से जो जितने भी स्टेट पब्लिक कमीशन हैं उनके जो सदस्य हैं, जो मेंबर हैं, उनकी जो रिटायरमेंट की एज है वो 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। तो ये 41वां संविधान संशोधन है, ठीक है। कब हुआ था? 1976 में, ठीक, याद रखिएगा। इसी के बाद याद रखिएगा, देखिए इसमें और भी हैं। मैंने बताया था ना कि मैं आपको एक प्रश्न के साथ साथ कई सारे प्रश्न करवाऊंगा, यानी कि एक एक के साथ आपको कम से कम 3 से 4 प्रश्न आपके होंगे। यानी कि अगर आप ये वीडियो देखते हैं और मैं 30 से 40 प्रश्न करवाता हूँ तो आप मान के चलिए कि 50-60 प्रश्न, 70 प्रश्न आपके सही होंगे। मतलब आपका एक क्वेश्चन बैंक अच्छा तैयार होगा, ठीक है। तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, ठीक है। चलिए, तो देखिए ये बता दिया मैंने, आंसर तो ये हो गया। और देख लीजिए, जैसे 42वां संविधान संशोधन है उसके बारे में थोड़ा जानिए, क्योंकि इसमें क्या है ना, बहुत सारे जो है संशोधन किए गए थे। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है किसको? 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था। इसमें इतने संविधान संशोधन कर दिए गए कि इसी को मतलब लघु संविधान कहा जाने लगा, ठीक। तो याद रखिएगा इस चीज़ को। जैसे इसी संविधान संशोधन से ही SSID सब ये जोड़ा गया था, सेकुलर, ये सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी और ड्यूटीज़, जो आप मूल कर्तव्य पढ़ते हैं, ठीक है, वो मूल कर्तव्य भी इसी संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो याद रखिएगा ये भाग जो 4A, ठीक है, 4A जो जोड़ा गया था वो भी इसी संविधान संशोधन से जोड़ा गया था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो इस तरीके से, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित विषयों में से कौन सा एक विषय भारतीय संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो देखिए ये पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। जो संघ सूची है उसको भी एक बार देखिए, 2 बार देखिए थोड़ा सा, क्योंकि लगातार प्रश्न यूपीपीसीएस में पूछे जाते हैं इस तरीके से, ठीक। संघ वाला देख लीजिए, जो आपका ये है समवर्ती सूची है उसको देख लीजिए, और राज्य सूची। तो ये तीनों सूचियों को आप एक बार थोड़ा गो थ्रू हो जाइए कि कौन कौन सा सब्जेक्ट कैसे कैसे हैं। तो अगर आपने 1-2 बार पढ़ रखा है तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक। तो ये याद रखिएगा। अच्छा, ये जो
है ये सूची, जो शक्तियों का जो विभाजन है ये कहाँ पे आपको मिलता है, तो अनुसूची 7वीं, जो 7th अनुसूची है ना, 7वीं अनुसूची, उसमें आपको ये प्राप्त होता है, याद रखिएगा। तो ये भी एक एडिशनल चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक। अब यहाँ बात कर रहा है कि समवर्ती सूची में कितने मतलब इनमें से कौन से हैं। तो समवर्ती सूची में देखिए, इसमें से आप देखिए दिवाला और शोधन ये समवर्ती सूची में है। राज्य भी बनाते हैं और केंद्र भी, समझ रहे हैं ना आप, कि समवर्ती सूची का मतलब ये हुआ कि ऐसी सूची जिसमें कि राज्य भी बना सकता है कानून और केंद्र भी बना सकता है, संघ भी बना सकता है। अच्छा, एक चीज़ ये याद रखिएगा कि अगर सेम सब्जेक्ट पे, जैसे केंद्र ने राज्य ने, मान लीजिए इस सब्जेक्ट पे मान लो राज्य ने बनाया है, ठीक है, लेकिन अगर केंद्र ने बना दिया इसी पे, ठीक है, या केंद्र ने पहले से बना रखा है, तो केंद्र वाला जो नियम है वो माना जाएगा, ठीक है, वही लागू होगा। बाकी जो आपने राज्य का बना रखा है वो फिर लागू उस पर नहीं होगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण ये भी दोनों बना सकते हैं, ठीक है, ये दोनों बना सकते हैं, ठीक है। औषधियों और विष ये दोनों, तो ये 3 चीज़ें हैं। कृषि स्रोत से आय पर कर, ये जो है ये राज्य सूची का है, ये ठीक है, ये क्या है, ये राज्य सूची का है, तो ये याद रखिएगा, ठीक। बाकी सभी जो है वो ठीक है। अच्छा, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, मतलब कितने विषय हैं, तो 52 हैं अभी, ठीक है। इससे पहले जो मूलतः अगर बात की जाए जब संविधान बना था तो 47 थे, लेकिन अभी जो है ये 52 है इसमें, ठीक। तो याद रखिएगा, इस बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। अगर राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची में अभी 61 है, पहले इसके पहले 66 थे। यही जो 5 यहाँ से निकाले गए ना, वो ये समवर्ती वाले में ऐड कर दिए गए, क्योंकि 47 थे और 5 यहाँ से निकाल कर ऐड कर दिया गया था, ठीक। तो ये याद रखिएगा इसमें, ठीक है। तो कई सारी चीज़ें हैं, उनको आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये सी होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विशेष प्रावधान वाले राज्य संविधान सभा का अनुच्छेद सही सम्मिलित नहीं है। इसके लिए मैं पहले भी, अगर आपने मुझे पहले भी अगर मेरे वीडियोस देखते हैं, फॉलो करते हैं, ताबड़तोड़ या कोई सा भी जो भी सीरीज़ चल रही, क्विक रिवीजन सीरीज़, ठीक है, या आर की कोई सीरीज़ चलाई थी मैंने, तो उसमें अगर आपने फॉलो किया है तो मैंने ये एक ट्रिक बताई थी इसके लिए। अगर आपने फॉलो किया है तो वो देख लीजिएगा, अदरवाइज़ अभी तो मैं बता दे रहा हूँ, बाकी मैं फिर से उसको बता दूँगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इसमें पूछा क्या है कि कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, यानी कि कौन सा राज्य किसके लिए जो है ये जो विशेष प्रावधान है वो कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो इसमें देखिए, नागालैंड, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, तो इसमें सभी सही हैं बस एक को छोड़कर। कौन सा, तो वो है आपका नागालैंड। ये जो 371B है ना, ये नागालैंड के लिए नहीं है, ये ए है, ठीक है। मैंने बताया था आपको ना, मा, ज, मा, जा, के, ऐसे करके मैंने बताया था, एक मतलब ट्रिक बताई थी। अगर वो ट्रिक आप याद रखते हैं तो आप आसानी से ये चीज़ अपने आप उसको कैलकुलेट करके लिख सकते हैं। अगर आप इसको ऐसे ऐसे ऊपर से नीचे लिख लीजिए, ना, मा, ज, मा, जा, के, तो आपको पता चल जाएगा नागालैंड ए, ठीक है, आसाम, मेघालय, इस तरीके से, ठीक है। तो बहुत सारे हैं, मणिपुर, ठीक, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, गोवा, कर्नाटक, ये गोवा, कर्नाटक, ये कर्नाटक लास्ट में, ठीक, जे, के, ऐसे भी है, ठीक है। तो ये याद रखना। बाकी ये सब 1-2 बार अगर आपने देख लिया कायदे से तो याद हो जाएगा, नहीं याद होता तो मैंने ट्रिक बता रखी है, आप देखिए जाके, मैं और भी इसको बढ़िया सा बता दूंगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग चौथे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक चार्टर अधिनियम 1833 के संदर्भ में सही है। अभी मैंने एक पॉलिटी वाली सीरीज़ चलाई थी, उस पॉलिटी वाली सीरीज़ में मैंने ये चार्टर अधिनियम जो है बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया। अगर आपने नहीं देखा है तो उसके 2 वीडियोज़ हैं, ठीक है, अपलोडेड हैं। पॉलिटी दृष्टि, ये जो घटना चक्र जीएस दृष्टि करके है, ठीक है, तो उसका मैंने बनाया है, उसको देख लीजिए। उसमें मैंने हिस्ट्री के 8-10 वो करवा दिए हैं, वीडियोज़ डाल दिए हैं, ठीक है। ज्योग्राफी के भी हैं, अभी इसके ये कर दिए हैं। अगर आप लोग का रिस्पॉन्स सही रहेगा तो मैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी और सोशल उस पर जो है उसका भी करवा दूंगा, ठीक है। चलिए, तो इसमें बोल रहा है कि कथन दिए हुए हैं, कौन से कथन सही हैं। देखिए, इसने बम्बई और मद्रास के गवर्नर की जो विधायी शक्तियां हैं वो समाप्त कर दी, ठीक। तो ये बिल्कुल सही है, मैंने पढ़ा रखा है। अगर आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो देख लीजिए, मैंने उसमें सारा बताया हुआ है, ठीक है। जो भी चार्टर एक्ट से ले करके, ठीक है, वो सारी चीज़ें मैंने बता रखी हैं। स्पेशली जो 1773 से जो रेगुलेटिंग एक्ट आया है वहाँ से लेकर के और पूरा यहाँ आपका मुझे लगता है कि 1935 तक का मैंने बता दिया है, ठीक है। 1935 तक वाले पूरे अधिनियम मैंने सारे बता दिए हैं, क्या क्या किस में खूबियाँ हैं, तो वो देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है वो।
हर जगह ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। इसने एक वाणिज्यिक संस्था के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को समाप्त कर दिया। तो ये भी बिल्कुल सही था। बोला भाई आप वाणिज्यिक संस्था के रूप में काम नहीं करेंगे, ठीक है, आप जाइए, अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह है वही सब देखिए, आप जो व्यापार वगैरह है वो सब समाप्त कर दिया गया। यानी कि जो ये है 1813 वाले में आंशिक रूप से समाप्त किया था ये चीज़, लेकिन 1833 में ये पूरा ही समाप्त कर दिया है, ठीक है, एकाधिकार पूरा ही समाप्त कर दिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, ठीक है। इसी अधिनियम के तहत सिविल सेवकों के चयन हेतु एक खुली प्रतियोगिता के प्रणाली की शुरुआत करने का प्रयास किया गया। हालांकि वो सफल नहीं हुआ। वो उसके जो भी ये थे ना डायरेक्टर्स जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उसने उसका विरोध किया था और उसके बाद वो वहाँ से विड्रॉ कर लिया गया। लेकिन 1853 में फिर से वो शुरू किया गया था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, जो अगला चार्टर आया था नेक्स्ट वाला, ये मैंने उसमें पढ़ा रखा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान को तैयार करने के लिए औपचारिक रूप से संविधान सभा का गठन का आह्वान कब किया था? तो थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। आह्वान किया गया मतलब ये हुआ कि पहली बार कब एक ऑफिशियली रूप से बताया गया, यानी पूछा गया, कहा गया, अपने जो मतलब विचारों को प्रकट किया गया कि भाई हमें जो है हमारा संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाए। तो वो ऑफिशियली कब कहा गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा? तो ये 1935 में कहा गया। हालांकि यहाँ पे उल्लेखनीय बात यह है कि एम.एन. रॉय, ठीक है, 1934 में ये बात पहले ही कह चुके थे, ठीक है, जो कि कम्युनिस्ट आंदोलन है उसके अग्रणी रहे हैं एम.एन. रॉय। उन्होंने ये बात 1934 में ही कह दिया था कि भाई हमें एक ये चाहिए संविधान सभा, जो कि हम अपना संविधान बना सकें इस तरीके से। और उसी बात को दोहराते हुए, उसी बात की पुष्ट करते हुए 1935 में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी इसकी, ठीक है, मांग कर दी। ठीक, तो याद रखिएगा इस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट टाइम देखते हैं। इस तरीके से प्रश्न बहुत आते हैं, ये जो मैचिंग वाले प्रश्न हैं, संविधान की विशेषता या तो डायरेक्ट पूछ लेगा आपको, या फिर इस तरीके से मैचिंग में। आजकल ये मैचिंग वाला प्रश्न बहुत पूछता है, कोई सा भी एग्ज़ाम देख लीजिए आप। तो देखिए, जो ये सदनात्मक व्यवस्था है, ये जो, ठीक है, बाईकैमरलिज्म जो है, ये आपका ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। और ये राज्य के निदेशक तत्व हैं, ये आयरलैंड से। मौलिक कर्तव्य जो है वो आपके रूस के जो संविधान है, ठीक है, उससे। और संविधान संशोधन वाला जो है ये दक्षिण अफ्रीका के जो संविधान है उससे लिया गया है। तो ये जो करेक्ट आंसर बनेगा वो आप मैच कर लीजिए 1 2 4 3 इस तरीके से, ठीक है, 1 2 4 3 डी वाला करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट। लाइक कर दीजिए भाई, लाइक करके शेयर कर दीजिए इसको। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची, जो द्वितीय अनुसूची है, निम्नलिखित में से किसकी परिलब्धि भत्तों और विशेषाधिकारों से संबद्ध प्रावधानों से संबंधित है? देखिए, मैंने ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ा रखी हैं। अगर आपने पॉलिटी वाला जो मेरे पॉलिटी की जो प्लेलिस्ट है, अगर उसको फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए। ये सारी चीज़ें मैंने भाग, सूचियाँ, ये सब चीज़ें बता रखी हैं। यहाँ तक कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं, उनको भी मैंने डिस्कस कर रखा है। तो देख लीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है। ताबड़तोड़ सीरीज़ देख लीजिए, मैंने उसमें ताबड़तोड़ सीरीज़ में जो मोस्ट प्रोडक्टिव जो टॉपिक्स हैं, जहाँ से कि बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको मैंने उसमें इन्वॉल्व किया है, बताया हुआ है। और अगर आप उससे अपने नोट्स बना लेते हैं, उसको 2-3 बार देख लेते हैं, तो यकीन मानिए कि आपका जो प्री है, चाहे वो आर का हो, चाहे PCS का हो, वो नहीं रुकेगा। ठीक है। इसमें बोल रहा है कि अनुसूची 2 में किन किन लोगों के जो परिलब्धियाँ, भत्ते और इसके बारे में बात करता है। तो देखिए, इसमें अगर हम देखेंगे सही तरीके से, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बात करता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बात करता है, और लोकसभा अध्यक्ष के जो हैं, अध्यक्ष होते हैं, उनकी जो परिलब्धियां हैं, भत्ते हैं और विशेषाधिकार हैं, उनकी बात करता है इसके हिसाब से। ठीक, तो इसमें ये जो वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, ये नहीं होते हैं, इसमें इनका कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। इनके अलावा भी बहुत सारे हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1 2 3। ठीक है, इनके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी ये बात करता है ये अनुसूची। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा जैसे भारत के राष्ट्रपति की बात करता है, राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति हो गए, यानी प्रेसिडेंट की बात करता है। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट की बात करता है, राज्यों के राज्यपाल की बात करता है, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात करता है, वाइस प्रेसिडेंट नहीं, राज्यसभा के सभापति। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट की नहीं। ठीक है, राज्यसभा के जो हैं, उनके जो सभापति हैं, उनकी बात करता है ये। ठीक है, उनकी परिलब्धियों और जो भत्ते हैं, विशेषाधिकार हैं, उनकी बात करता है। तो ये याद रखिएगा। राज्यों में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और CAG।
ठीक है, इतने लोग हैं जो कि इनकी यहाँ पे बात करता है ये, ठीक, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सा नगरपालिकाओं की शक्तियों, अधिकार तथा जिम्मेदारियों से संबंधित है? तो देखिए इसमें क्या है, तो हम जब बात करते हैं जो लोकल बॉडीज़ की, तो पंचायत के लिए क्या कौन सी अनुसूची है? तो 9वीं अनुसूची है। ठीक है, पंचायत के लिए ये अनुसूची की ही बात कर रहा है ना, अच्छा अनुसूची की बात कर रहा है, ठीक है। हाँ, तो पंचायत के लिए जो था वो 11वीं अनुसूची है। पंचायत वो भाग की बात कर रहा था मैं, 9, और जो नगर पालिका है उनके 9A, ठीक है, ये पंचायतों के लिए भाग है, और ये जो 9A है ये नगर पालिकाओं के लिए है, और 9B जो है वो सहकारी सोसाइटीज़, जो सहकारी ये है ना उनके लिए है। ठीक है, तो सहकारी सोसाइटीज़ के लिए, ठीक। तो ये हम लोग कहाँ थे? हाँ, तो 11वीं जो यहाँ पे बात कर रहा है, हम बात कर रहे हैं अनुसूची की, और मैंने बता दिया था भाग, तो वो थोड़ा सा अमेंड करता हूँ मैं अपने आप को कि 11वीं अनुसूची है पंचायतों से संबंधित, और 12वीं अनुसूची जो है वो आपका नगर पालिकाओं से संबंधित है। उनके अधिकार, उनके शक्तियों के बारे में 12वीं अनुसूची में बताया गया है। ठीक है, और एक चीज़ ये भी याद रखिएगा कि इसमें कितने जो हैं विषय हैं, वो विषय पूछता है कई बार। तो 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं जो कि नगर पालिकाओं से संबंधित है, और 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं जो कि पंचायतों से संबंधित है। ठीक, तो ये चीज़ याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। ये कई बार मतलब अलग अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है, तो उसको आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। और ये अनुसूचियाँ कब जोड़ी गई थी ये भी ध्यान रखिएगा। तो जैसे 11वीं अनुसूची की बात करें तो वो 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, उसके थ्रू, और ये 12वीं 74वें से। ठीक, तो ये याद रखना, ये सब चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से आपको प्रश्नों के रूप में देखने को मिल सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 9वीं अनुसूची, इसमें देखिए 9वीं अनुसूची के बारे में बता देता हूँ। जो पहला जो संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, 1951 में, उसके थ्रू ये जोड़ी गई थी, और बेसिकली इसमें लैंड रिफॉर्म से संबंधित है ये। ठीक है, मूल रूप से इसमें 13 कानून को इसमें ऐड किया गया था। बेसिकली ये था कि भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित जो भी प्रावधान थे वो उनको इसमें सम्मिलित किया गया, और कहा गया कि भैया ये जो 9वीं अनुसूची में अगर कोई कानून डाल दिया गया तो उसको मतलब उसका कोर्ट जो है या कोई भी उसका पुनरीक्षण नहीं कर सकता है। ठीक है, इस पर बहुत सारी चीज़ें हुई हैं आगे, वो भी बताएंगे हम, लेकिन ये अभी जानिए। और 7वीं अनुसूची मैंने आपको अभी बता ही दिया। ठीक है, जो शक्तियों का पृथक्करण, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की बात करता है। ठीक है, इसको आप 1.5 की स्पीड से देख लीजिएगा, अगर आपको ये स्लो लग रहा हो तो 1.5 की स्पीड से देखिएगा, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए और उनके गठन के कालानुक्रमिक जो है उसको व्यवस्थित कीजिएगा। तो इसका भी मैं बता चुका हूँ, पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी बता देता हूँ आपको। तो देखिए महाराष्ट्र जो है इसमें अलग अलग तरीके से बताए गए हैं अलग अलग चीज़ों को। जैसे महाराष्ट्र और गुजरात सबसे पहले जो है ये, अगर सबसे पहले बात की जाए तो आंध्र प्रदेश जो 1953 में बना था। ठीक है, सबसे पहले वही बन गया था अलग, जो भाषा के आधार पर पूछा भी गया है कि भाषा के आधार पर पहला जो राज्य बना था वो कौन सा बना था, तो आंध्र प्रदेश। ठीक है, उसके बाद ये बात आती है ये 1960 में। ठीक है, ये जो कि महाराष्ट्र और गुजरात अलग होते हैं। ठीक, तो इसमें पहला जो यही हो गया। ठीक है, फिर जो उसके बाद 60 के बाद 63 में ये नागालैंड बनता है। ठीक, नागालैंड बनता है। उसके बाद ये तेलंगाना और झारखंड, ये जो है तेलंगाना तो सबसे बाद में बनता है, आप याद रखिएगा। अगर आपको इस तरीके से याद आ जाए कि ये तेलंगाना तो सबसे बाद में है, यानी तीसरा नंबर का जो है वो इस दोनों ऑप्शन में है। बाकी तो ये दोनों ऑप्शन आप खारिज कर सकते हो, ऐसे ही एलिमिनेशन मेथड इसी तरीके से लगाते हैं। अगर आपको मान लो अदर नहीं भी पता है और आपको पता है कि ये सबसे अगर लास्ट में बना है, और ये चीज़ अगर आपको मालूम है कि झारखंड हो गया, उत्तराखंड हो गया, ये छत्तीसगढ़ हो गया, ये 2000 में बने हैं, तो 3 के पहले कौन सा बनेगा, इसमें चौथा बनेगा। तो एक ही ऑप्शन ये है, टक टक मार दीजिए। उसके बाद अगर आपको ये भी नहीं पता कि महाराष्ट्र और नागालैंड में कौन बना है, तो भी आप कर सकते हो एलिमिनेशन मेथड के तहत। ठीक है, चलिए फटाफट, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 2 4 3। ठीक है, बता दिया मैंने आपको इसमें। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रिट्स के संबंध में सत्य नहीं है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 226 सभी उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने का प्राधिकार प्रदान करता है, तो बिल्कुल ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के रिट जारी कर सकता है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, याद रखिए जो चीज़ें पढ़ रहा हूँ इसको इस तरीके से आपको सिंगल में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। वर्ष 1950 से पहले केवल कलकत्ता, बॉम्बे और
मद्रास के उच्च न्यायालयों के पास रिट जारी करने की शक्ति थी। ठीक है, तो ये भी सही है कि यही चीज़ था भी। ठीक है, ये भी सही, तीनों सही हैं। ये देखते हैं चौथा क्या है। उच्च न्यायालय पूरे भारत में किसी व्यक्ति अथवा सरकार के विरुद्ध रिट जारी कर सकती है। तो भैया उच्च न्यायालय कैसे किसी भी मतलब पूरे भारत में कैसे जारी कर सकती है? उच्च न्यायालय तो राज्य के उसमें होता है ना, राज्य के अंदर राज्यों के उसके लिए बनाया जाता है। तो जाहिर सी बात है, अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो आप अपने यहाँ पे प्रश्न को सही कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो है इसका सही नहीं है, बाकी सब सही है। जो चीज़ मैंने आपको बताई उसमें ऊपर लिखा हुआ जो सेंटेंस है वो तीनों ऊपर सही है, यही चौथा वाला गलत है। ठीक है, क्योंकि राज्य के लिए तो जो राज्य में अगर कोई किसी व्यक्ति का जो मौलिक अधिकार है वो हनन होता है तभी रिट वो जारी कर सकता है। ये नहीं है कि आप उत्तर प्रदेश में बैठे हैं या उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो तमिलनाडु में बैठे किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वहाँ जारी करेगा, नहीं, वहाँ के लिए तो वहाँ है ना हाई कोर्ट। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम 11, जल्दी जल्दी करते हैं थोड़ा सा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा वाद का नाम दिया गया है और मूल संरचना से संबद्ध तत्व ये कौन से सही हैं? ठीक है, किस वाद में किस तथ्य को संविधान की मूल संरचना बताया गया? बेसिकली मूल संरचना क्या है? ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि केशवानंद भारती वाद में ही निकल कर सामने आया और उसमें ये कहा गया कि संविधान के कुछ ऐसे तत्व होते हैं, विशेष तत्व होते हैं जिनको कि ना ही आप उनको अमेंड कर सकते हो और ना ही उनको जो है वो हटा सकते हो। ये कहा था केशवानंद भारती वाद में। ठीक है, उसका एक पूरा इतिहास है, कभी किसी वीडियो में टाइम मिलेगा तो उस तरीके से मैं उसको डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, कि 1951 से लेकर के शुरुआत होती है, जहाँ से पहला जो मैंने अभी बताया ना कि पहला जो संविधान संशोधन हुआ था, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, विवाद वहीं से प्रारंभ हो जाता है, वहाँ से शुरू होकर के और केशवानंद भारती में आकर के उसकी परिणति होती है और उसके आगे भी ये सब चलता रहता है, चाहे वो मिनर्वा मिल्स वाद हो, ठीक है, फिर आगे जो इंदिरा साहनी वाद है या एसआर बोमई मामला हो, तो ये सारे जो हैं वो इसी के एक पार्ट हैं। ठीक, तो याद रखिएगा इसको। देखिए अब इसमें केशवानंद भारती वाद में भारत की संप्रभुता और एकता, यहाँ पे जो बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है कि ये मूल तत्व तो इसी में घोषित किया गया था कि नहीं, तो ये बिल्कुल सही है, यहाँ पे ये बताया गया था। मिनर्वा मिल्स में ये न्यायिक समीक्षा को बताया था कि भैया ये न्यायिक समीक्षा जो है वो ये मूल अधिकार है, इसको आप हटा नहीं सकते हो। ठीक है, इंदिरा साहनी वाद में न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यहाँ पे आपको समझना होगा कि इंदिरा साहनी वाद जो है वो मंडल कमीशन से जुड़ा जो मामला था उसके लिए ये था। यहाँ पे ये इसकी न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात नहीं कर रहा है ये। ठीक है, तो यही वाला जो है इसमें गलत है, बाकी सही है। न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है ये कुमार पद्म प्रसाद एक मामला हुआ था 1992 में, वहाँ पे ये जो है आपका ये चीज़ बताया गया था कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी जो है वो मूल संरचना का ये अवसंरचना है, ये इसको आप कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए तो बोलते हैं जुडिशरी जो है वो, देखिए आप अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे ऐसे निर्णय आपको देखने को मिले होंगे, चाहे वो आपका चुनावी बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड पे हो निर्णय हो या कहीं भी कोई सा भी निर्णय हो, तो वो इंडिपेंडेंट है। वो लोग आरोप लगाते हैं हालांकि, लेकिन वो इंडिपेंडेंट है। तो ये सारी चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें जैसे और बता देता हूँ कि जैसे एसआर बोमई में संघवाद, इसके अलावा जो एसआर बोमई में पंथ निरपेक्षता तो था ही, इसके अलावा संघवाद, लोकतंत्र, ये तीन चीज़, पंथ निरपेक्षता, ये तीनों चीज़ इसमें इसको मूल संरचना से संबंधित तत्व बताया था। ठीक है, ये मैंने बता ही दिया आपको। मिनर्वा मिल्स में देखिए और भी कुछ चीज़ें हुई थी, जैसे एक तो ये न्यायिक समीक्षा थी ही, ठीक है, उसके अलावा मौलिक जो अधिकार और कर्तव्य निदेशक तत्वों के बीच सामंजस्य और संतुलन को भी ये बताया था, मूल संरचना का तत्व बताया था ये। ठीक, तो वो भी याद रखिएगा। केशवानंद भारती में बहुत सारे तत्वों को बताया था कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, जैसे संविधान की सर्वोच्चता, भारत की ये संप्रभुता और एकता, ठीक है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का जो पृथक्करण है वो, ठीक है, सरकार का जो लोकतांत्रिक गणतांत्रिक स्वरूप है वो, संविधान का पंथ निरपेक्ष चरित्र, संविधान के संघीय चरित्र, भारत की संप्रभुता और एकता, व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा, ठीक है, कल्याणकारी राज्य बनाने का जनादेश और संसदीय प्रणाली, यहाँ तक कि संसदीय प्रणाली भी भारतीय संविधान के मूल संरचना का तत्व है, बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसका पार्ट है। ठीक, तो याद रखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आपके क्लियर हो गए होंगे। ठीक, निम्नलिखित कथनों में से कौन से राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में सही हैं? तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो उसके बारे में बताया गया है, किस तरीके से लगता है, तो अनुच्छेद 352 के तहत ये लगता है, ये राष्ट्रपति को अधिकार होता है ये। ठीक है,
अगर उसको लगता है कि परिस्थितियां ऐसे बन रही हैं तो वो राष्ट्रीय आपातकाल उद्घोषित कर सकता है। तो आंतरिक अशांति राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा की का आधार होता है। अब देखिए, आंतरिक अशांति पहले जो था मूलतः यही लिखा हुआ था, लेकिन इसको बाद में अमेंड किया गया था और इसमें सशस्त्र आंतरिक विद्रोह, ठीक है, सशस्त्र आंतरिक विद्रोह ये शब्द जोड़ दिया गया था। अगर यहाँ सशस्त्र लिखा होता तब ये सही होता, अदरवाइज़ ये गलत है। तो ये पहला वाला तो गलत हो गया, ठीक है। दूसरा जो है, इसमें क्या बोल रहा है कि प्रधानमंत्री की सलाह के पश्चात ही राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो ऐसा नहीं है, प्रधानमंत्री ये पहले था। जो आपने भारत में एक ही बार जो आपातकाल है वो इस तरीके से राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था, जो कि आपको इंदिरा गांधी के समय पर देखने को मिला था। और इंदिरा गांधी ने सीधे सीधे राष्ट्रपति को बोला कि आप लगा दीजिए, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल, और उन्होंने लगा दिया। लेकिन उसी के बाद जब जनता पार्टी की सरकार आई थी और उसमें बहुत सारे जो संशोधन है फिर से किए गए, तो उसमें ये चीज़ें ऐड करी गई जो ये मैंने बताया आपको, सशस्त्र ऐड किया गया, ठीक है। ये प्रधानमंत्री की सलाह नहीं, कैबिनेट जो है उसके सलाह पर ये राष्ट्रीय मंत्रिमंडल के लिखित, वो भी लिखित में, बोलने से नहीं होगा, रिटन में दीजिए आप, ठीक है। तो आपातकाल की घोषणा केवल जो मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर ही ये जो है किया जा सकता है, एक व्यक्ति कोई नहीं ले सकता है, ठीक है। तो इसमें दोनों गलत हैं, ठीक। तो ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। ये सब कॉन्सेप्ट हैं, ये अगर ये आपने पॉलिटी बढ़िया से पढ़ा है तभी इस तरीके के प्रश्नों को आप हल कर सकते हो, ठीक है। भारत का जो प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस संस्था या निकाय का अध्यक्ष नहीं होता है? देखिए, इसमें से एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो देखिए, इसमें ये राष्ट्रीय एकता परिषद का होता है, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का भी होता है, नीति आयोग का भी होता है। तो बचा कौन सा? भारतीय गुणवत्ता परिषद। इसका जो है वो नहीं होता है, इसका अलग से कोई नियुक्त किया जाता है, लेकिन इसका जो है भारतीय जो प्रधानमंत्री हैं वो इसके अध्यक्ष नहीं होते, ठीक, ये याद रखना, ठीक है। इसकी जो ये भारतीय गुणवत्ता परिषद है, इसके जो अध्यक्ष की नियुक्ति है वो प्रधानमंत्री द्वारा ही की जाती है, ठीक। तो याद रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो अपना इस्तीफा जो है वो किसको देंगे, ये प्रश्न पूछा है। तो भारत के उपराष्ट्रपति को देंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति को देंगे, ठीक। तो ये सिंपल सा है, याद रखिएगा। कौन किसको इस्तीफा अपना देता है, कौन किसको शपथ दिलाता है, ये प्रश्न बहुत मतलब ईजी लगता है, लेकिन कई बार ये आपको फंसा देता है, तो ये याद रखिएगा। और कौन किसको पदच्युत करता है, मान लीजिए शपथ कोई दिला रहा है लेकिन पदच्युत कोई करता है। जैसे अब अगर राज्य में जो राज्य के निर्वाचन आयोग हो गया या राज्य का जो ये यूपीपीएससी हो गया, जैसे भी राज्य जो ये है ना, लोक सेवा आयोग हो गए, जितने भी हैं, उनके जो सदस्य हैं, उनके जो अध्यक्ष हैं, उनकी नियुक्ति जो है वो, उनको जो शपथ है वो तो राज्यपाल दिलाते हैं, लेकिन उनको हटा नहीं सकते वो। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। उनको हटाने के लिए फिर वो राष्ट्रपति द्वारा ही हटाए जाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तत्काल सार्वजनिक महत्व के एक निश्चित मामले पर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए लोकसभा में निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव पेश किया जाता है? तो इस तरीके का जो प्रस्ताव है उसको क्या बोलते हैं, कौन सा प्रस्ताव बोलते हैं? तो वो स्थगन प्रस्ताव होता है, यानी कि कोई चर्चा चल रही है, ठीक है, कोई चर्चा हो रही है जिस हिसाब से भी, और उसमें बीच में मतलब एक ऐसा मामला आ जाए जिस पर कि ज़रूरी है कि लगे कि ये तत्काल सार्वजनिक महत्व का मामला है और इस पर चर्चा होनी चाहिए, तो स्थगन प्रस्ताव ला करके उस पर चर्चा की जा सकती है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। चलिए, तो ये करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बताइएगा आप लोग कमेंट करके कि कितने प्रश्न आपके सही हुए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संदर्भ में सही है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में बताया गया है इसमें। तो संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश का कार्यकाल निर्धारित नहीं है बोल रहा है इसमें। तो याद रखिएगा, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, नहीं है। इस शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्या होता है कि कई बार हम जल्दबाजी में, हमारा दिमाग ऐसे रहता है कि हम जल्दबाजी में उसको अपने आप एज्यूम कर लेते हैं, पूरा पढ़ते ही नहीं, तो वो हमारा प्रश्न कई बार गलत हो जाता है। उस स्थिति से बचने के लिए आप लोग प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ा करिए। जो भी सेंटेंस दिया हुआ है या जो भी दिया हुआ है तथ्य, फैक्ट, उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ा करिए। और ये जो वर्ड है ना, कीवर्ड इनको जरूर ध्यान करिए, ठीक है। तो संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में संविधान की बात कर रहा है, तो उसमें किसी न्यायाधीश का जो कार्यकाल है वो, इसमें जो है वो बोला है कि कोई कार्यकाल निर्धारित नहीं है, ठीक है। चलिए सही है, ठीक।
ठीक है, कोई कार्यकाल निर्धारित नहीं है, बस आपको पता है कि वो 65 वर्ष की आयु तक वो अपने पद पर रह सकता है। तो कार्यकाल नहीं है कि ऐसा तो नहीं है कि भाई 2 साल के लिए आए, ऐसा तो नहीं है ना, 1 साल के लिए आए, ऐसा नहीं है। जब उनकी जितनी मैक्सिमम एज है वहाँ तक वो रह सकते हैं। वो 60 साल में भी सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं, जज बन सकते हैं, 65, 62, 63 में भी बन सकते हैं। तो उस हिसाब से आप उसको लगा सकते हैं। भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ ग्रहण कराता है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो दोनों कथन ये सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित समितियों में से विचार कीजिए कि उन्हें सही कालानुक्रम क्रोनोलॉजी से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये बेसिकली जो है ये PRI, ठीक है, जो पंचायती राज हैं इंस्टीट्यूशन, उससे संबंधित ये समितियां हैं। अब इनको आपको सबसे पहले लगाना है। तो सबसे पहले पता है आपको कि बलवंत राय मेहता समिति सबसे पहले बनी थी। ये कब? 1952 में ये गठित हुई थी और 57 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी, ठीक, या 57 में, शायद 57 में ही गठित हुई थी, सॉरी, ठीक है, 57 में गठित हुई थी। उसके बाद आते हैं बलवंत राय मेहता के बाद अशोक मेहता आते हैं, ठीक है। अशोक मेहता ये जो है 1977 के आसपास आते हैं, ठीक। ये फिर से इनको बोला जाता है कि यहाँ पे आप बताइए इसमें, ठीक है। उसके बाद जो आती है LM सिंघवी समिति आती है, ठीक। फिर सबसे लास्ट में ये GVK राव समिति। तो ये याद रखिएगा। इसमें जो अब आप करेक्ट उसमें लगा सकते हैं, ये 1985। LM सिंघवी जो है वो LM सिंघवी की मुझे लग रहा है 86, नहीं, लास्ट में है, हाँ, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, ये हो गया 1977, ठीक। ये हो गए 1957, ये सिंघवी साहब हो गए ये 1986 में, और ये GVK राव 1985 में। इस तरीके से लगा सकते हैं। तो 1, 2, फिर ये 3 और ये 4, यानी कि आपका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा 2, 3, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, ठीक है। C वाला करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है? देखिए, संविधान संशोधन की प्रक्रिया मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले, कहाँ से ली गई थी? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, ठीक है। अभी क्या है, भारतीय संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है उसमें 2 प्रकार के संशोधन किए जाते हैं। जैसे एक तो होता है कि, और ये किस अनुच्छेद के तहत होता है? वो 368 के तहत आर्टिकल, ये अनुच्छेद है, ठीक, याद रखिएगा। तो इसमें क्या होता है कि जैसे एक तो होता है कि साधारण बहुमत से, और एक होता है विशेष बहुमत से। और विशेष बहुमत में भी 2 क्राइटेरिया होते हैं। एक होता है कि आप मतलब 2/3 बहुमत तो है ही है, उसके अलावा एक होता है कि जो आधे से अधिक राज्य हैं उनका जो है, उनके राज्यसभा, उनके जो राज्य विधानमंडल हैं वहाँ से भी वो पारित होना चाहिए, इस तरीके से। तो जो संघीय ढांचे को जो प्रभावित करता है, जो भी अगर कोई ऐसा संविधान संशोधन है जो संघीय ढांचे को प्रभावित करता है, तो उसमें राज्य के जो विधानमंडल हैं उनका भी रोल आ जाता है। जैसे कि आप GST ले लीजिए, GST एक्ट आया था ना, GST एक्ट आया था, तो ये संघीय ढांचे को प्रभावित कर रहा था, क्योंकि भाई कर की बात है, कर में दोनों राज्य और संघ दोनों मिले होते हैं, ठीक है। इस तरीके से हो गया। अगर इसी तरीके में अगर बात की जाए कि राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, तो उसमें भी यही होगा। राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों का भी हाथ होता है, केंद्र संघ में भी होता है। तो ये एक जनरल, मतलब एक आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि अगर किसी भी संविधान संशोधन में संघीय मामला जुड़ा हो, संघ प्रभावित हो रहा हो, संघ में भारत के राज्य ही तो हैं, अगर वो भी प्रभावित हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसको आप विशेष बहुमत के साथ साथ राज्यों के विधानमंडलों से भी वो पारित होना चाहिए, ठीक है। बहुत हो गया, बहुत बता दिया मैंने चलिए, तो इसमें ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन से हैं जो एकदम मतलब साधारण बहुमत से आपको पारित कर दिए जाएँ। तो देखिए इसमें कैसे है, जैसे अब पढ़िए, नए राज्यों का प्रवेश या जो स्थापना है, तो वो आपका हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसमें कोई संघीय ढांचा इसमें प्रभावित नहीं हो रहा है। संसद में कार्य साधक की संख्या ये भी है बेसिकली, क्या है ये, जो कोरम बोलते हैं ना, कितना होता है, 1/10 है ना अभी, कि जितनी संख्या है टोटल उसके 1/10 होने चाहिए अगर आपको चलाना है संसद। तो यानी कि 552 है, तो लगभग 50-55 के आसपास अगर सदस्य हैं तभी आगे वो बढ़ सकती है। राजभाषा का प्रयोग ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है। निर्वाचन क्षेत्रों का जो परिसीमन है वो भी है। तो ये चारों चीज़ें हैं जो कि साधारण बहुमत से ये पास हो सकती हैं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? B, ठीक है। सॉरी, 1 मिनट, कहाँ गया भाई, ठीक है। तो ये आ गया, इसमें चारों ऑप्शन इसके करेक्ट होंगे, ठीक है। 19वां प्रश्न देखते हैं हम लोग।
भारत सरकार अधिनियम 1919 के संदर्भ में सही क्या है? तो ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, अभी 2 ही वीडियो बनाए हैं मैंने पॉलिटी वाले में, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, यहाँ पे भी मैं दे दूँगा, आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पे क्लिक करके। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट हम। काफ़ी हो गया यार, आधे घंटे ज़्यादा हो गए, इसी 20 प्रश्न भी नहीं करवा पाए। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है, फटाफट। देखिए, निम्नलिखित कथनों में से ये बताना है आपको कि 1919 के संदर्भ में क्या सही है। इस अधिनियम के तहत लंदन में भारत के उच्च आयोग का एक नया पद सृजित किया गया था। तो बिल्कुल सही है, सृजित किया गया था। इसने केंद्रीय और प्रांतीय दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के विचारात्मक कार्यों का विस्तार किया। तो ये गलत है इसमें, ठीक है, इसमें ऐसा नहीं किया गया था, ये याद रखिएगा। ठीक है, बाकी ये पहला वाला सही है, ये दूसरा गलत है इसमें। तो ये जो है बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, ये ध्यान रखिएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा लोक सेवा आयोग के सदस्य के निलंबन से संबंधित है? लोक सेवा आयोग में जो सदस्य होते हैं उनका निलंबन किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 317, याद रखिएगा। ये जो लोक सेवा आयोग है वो अनुच्छेद 315 से लेकर के और 323 तक, ये जो जितने भी प्रावधान हैं वो रटे होने चाहिए। बहुत बार प्रश्न पूछता है ये, ठीक, तो याद रखिएगा ये। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्टॉकहोम कन्वेंशन के संदर्भ में सही है? तो स्टॉकहोम कन्वेंशन किसके लिए है ये बेसिकली? तो ये जैव प्रदूषकों से संबंधित है। ठीक, ये याद रखिएगा। यह ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए एक वैश्विक संधि है। ठीक है, तो अभी मैंने बता दिया कि स्टॉकहोम जो है ये ग्रीन हाउस गैसों के लिए नहीं है, ये मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को जैविक प्रदूषकों से सुरक्षित करने के लिए एक वैश्विक संधि है। तो ये पहले वाला गलत हो गया। भारत 2006 में इसे अनुमोदित किया था, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं थोड़ा सा। निम्नलिखित में से कौन सा ई अपशिष्ट प्रदूषक स्रोत सुमेलित नहीं है? किससे क्या दिक्कतें आती हैं वो चीज़ इसमें पूछा गया है। तो ई प्रदूषक और स्रोत कहाँ से वो मिल रहा है स्रोत, ठीक है, तो उसमें सुमेलित नहीं है पूछा है। तो देखिए, लेड ये ग्लास पैनल ठीक है, ठीक है, ये कैडमियम इंफ्रारेड डिटेक्टर ठीक है, पारा थर्मोस्टेट ठीक है, बेरियम ये मदरबोर्ड से बेरियम नहीं होता है, ठीक है, बेरिलियम ये मदरबोर्ड और इसमें प्रयोग किया जाता है क्या? नहीं, ये नहीं है, ठीक है, बाकी सब सही है। ठीक, बेरियम जो है ये बेसिकली क्या होता है, ये अगर आप बात करें तो ये एक नरम जो सिल्वर होता है ना उसके समान एक, मतलब ये सफ़ेद धातु होती है जिसका उपयोग कहाँ किया जाता है? जैसे विकिरण से बचने के लिए सीआरटी पैनल देखा है आपने, सीआरटी पैनल उसमें होता है ये। ठीक, और ये मदरबोर्ड से बेरिलियम होता है, बेरिलियम याद रखिएगा, बेरिलियम। ठीक, बाकी ये सब सही है। तो ये डी वाला। निम्नलिखित गैसीय प्रदूषकों में से कौन सा क्षोभ मंडल में, क्षोभ मंडल आप लोग इंग्लिश वाले देख लीजिएगा, कई बार समझ में नहीं आता है, ट्रोपोस्फियर, ठीक है, ट्रोपोस्फियर में नहीं पाया जाता। ट्रोपोस्फियर में, अच्छा पाया जाता है, सॉरी, ट्रोपोस्फियर में पाया जाता है। थोड़ा छोटा कर लें तो इसके ऑप्शन भी दिख जाएंगे आपको। आप लोग बताइएगा कमेंट करके कितने सही हो रहे हैं। निम्नलिखित गैसीय प्रदूषकों में कौन सा? तो भाई देखो, इसमें से कौन सा पाया जाता है? ये ओजोन भी है, हाइड्रोकार्बन्स भी हैं, ठीक, आपके सल्फ़र ऑक्साइड भी हैं और हाइड्रोजन सल्फाइड, ये चारों जो है आपके ट्रोपोस्फियर में पाए जाते हैं। ये सबसे ये जो क्षोभ मंडल होता है सबसे नीचे का हिस्सा होता है, ठीक, क्षोभ मंडल। इसके यहीं पे जो है ये जो वायु, यहाँ पे जो मौसम संबंधी जो घटनाएं हैं वो इसी मंडल में होती हैं। ठीक, तो ये इसमें सारे गैस इसमें ये पाई जाती हैं। राज्य और पवित्र उपवन के नाम दिए हुए हैं, देखिए इसमें कौन सा कहाँ पाया जाता है। तो इसमें ये जो दिया गया है, गोवा में ये देवराई है, ठीक है, झारखंड में ये सरना, सरना आपने अभी न्यूज़ में भी सुना होगा, सरना समुदाय के बारे में बहुत सारा मामला चल रहा था यहाँ पे, ठीक है, केरल में ये साराकू और महाराष्ट्र में ये देवगुड़ी। तो इस तरीके से डी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रैफिक के लिए संदर्भ में सही है? ट्रैफिक, बेसिकली ट्रैफिक क्या है वो आपको जानना चाहिए कि ये एक तरीके से एक मतलब जो है वाणिज्य में वनस्पतियों और वन्यजीवों का व्यापार रिकॉर्ड करके है ये। ठीक, तो ये याद रखिएगा। या जैव विविधता संरक्षण और सतत विकास हेतु ये है कि मतलब उसके लिए निगरानी करता है, तो बिल्कुल सही है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो यूके में है, बिल्कुल सही है, दोनों कथन सही हैं, बिल्कुल एकदम याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया? तो आप बताइए कि केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड का जो गठन है वो किसके तहत किया गया है? तो ये आपका जो जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण वाला ये अधिनियम है, ए, इसके तहत किया गया है। CPCB है ना, CPCB, ठीक है, इसका गठन। और कब हुआ है ये? तो
ये 1974 के आसपास ही है, ठीक है, तो याद रखिएगा ये वाला, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से हिमालयी याक के संदर्भ में बताइए। भारतीय सुरक्षा जो खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण है FSSAI, आप कमेंट करके बताइए कि अभी FSSAI भी चर्चा में है तो क्यों है, इस द्वारा इसे खाद्य उत्पादक पशु के रूप में अनुमोदित किया गया, तो बिल्कुल ठीक है, ये अनुमोदित किया गया है। ये याक बोवाइन आदिम प्रजाति के पशुओं से संबंधित है ये, तो ये बिल्कुल सही है, ये दोनों कथन सही है, याद रखिएगा एज इट इज़, ठीक। अब यहाँ पे दिया गया है इसमें यहाँ पे कुछ जो सूची 1 और सूची 2 को आपको मिलाना है। बेसिकली ये जो है ये ज्वालामुखी पर्वत हैं और यहाँ पे किस देश में ये पाए जाते हैं, तो ये याद रखिएगा। जैसे माउंट किनाबालू की अगर बात करें तो ये मलेशिया में पाया जाता है, ठीक है, तो ये आप इसको इससे ऐड कर सकते हो। एक मिनट, ये माउंट किनाबालू ये मलेशिया, ठीक है, और ये जो एकांकागुआ है ये अर्जेंटीना, ठीक है, अर्जेंटीना, ठीक। किलिमंजारो आपको पता है तंजानिया, ठीक है, और अलबुर्ज ये आपका ईरान। तो ये जो करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका A2B4C1D3, ये ए वाला करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फटाफट। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा कोयला क्षेत्र भारतीय राज्य सही सम्मिलित नहीं है, देखिए कौन सा है, कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। अब देखिए इसमें रंजित क्षेत्र ये जो है ये कहाँ पाया जाता है, रंगित वाला सिक्किम में पाया जाता है, रंगित होना चाहिए, रंजित लिखा हुआ है, रंगित, ठीक है। ललमटिया जो है बहुत फेमस है, ये झारखंड में है, बिल्कुल ठीक है। कर्णपुरा ये आपका कहाँ पे है, कर्णपुरा आपका ये तेलंगाना में नहीं भैया, ठीक है, यही गलत है, झारखंड में है ये कर्णपुरा, ठीक है, याद रखना। और ये हिमगिरी ये उड़ीसा में, ठीक। तो ये सी वाला जो है वो गलत है, बाकी सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लक्षद्वीप के संदर्भ में सही है, लक्षद्वीप बहुत चर्चा में रहा है, ठीक है। लक्षद्वीप में उपस्थित सभी द्वीप प्रवाल द्वीप से बने हुए हैं, तो ये ठीक है, इसमें सही बात है। अमीनी द्वीप इसका सबसे दक्षिणी जो है वो द्वीप है, तो बिल्कुल ठीक है, ये भी सी है, ठीक, ये याद रखना, ये दोनों कथन सही हैं इसके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 31 में, कौन सा भारतीय मरुस्थल के रूप संबंध में सत्य है, मरुस्थल के रूप उसमें कथन बताना है। देखिए पढ़िए, आप इसको पॉज कर लिया करिए, फिर अपना आंसर दे करके और फिर मेरा जो एक्सप्लेनेशन है उसको सुना करिए, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। देखिए तो यह मरुस्थल यह अरावली श्रेणी के पश्चिम छोर पर स्थित, बिल्कुल सही है, ठीक है। इस क्षेत्र में 150 mm से कम वर्षा होती है, बिल्कुल ठीक है। लूनी इस क्षेत्र की एकमात्र लंबी नदी है, बिल्कुल ठीक है, तो ये सारे कथन सही हैं इसके। सोन नदी के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं बहती है, सोन नदी के बारे में पूछा है। सोन नदी जो है ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है ये, ठीक है, याद रखना। ये पटना के आसपास उधर सोनपुर के आसपास जाके ये गंगा में ये मिलती है बिहार में, ठीक। छत्तीसगढ़ से ये जाती है क्या, छत्तीसगढ़ से जाती है, बिल्कुल जाती है। बिहार से बिल्कुल जाती है, अभी बता ही दिया। मध्य प्रदेश से बिल्कुल निकलती है, ठीक है। यूपी से भी जाती है, ठीक है। तो ये याद रखना आपका झारखंड से नहीं जाती, बाकी तीनों से जाती है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे एक तरफ झील और एक तरफ राज्य दिए गए हैं। इस तरीके से सूची वाले जो प्रश्न हैं आपको इतने मिलेंगे कि पूछिए मत, ठीक है। अब देखिए वेम्बनाड कहाँ है भैया, वेम्बनाड केरला में है। चिल्का कहाँ है, उड़ीसा में है, ठीक है। तो ये अगर आप इस तरीके से देखें ए का टू यहाँ हो गया, बस एक ही में है ये आपका करेक्ट। ऐसे एलिमिनेशन मेथड में ऐसे ही लगाना होता है, सारे नहीं देखना है कि सारे यहाँ मैच करते बैठ जाओ ऐसे, ठीक है। वहाँ टाइम बचाना होता है एग्ज़ाम हॉल में, वहाँ एक एक सेकंड जो है भारी बढ़ता है। तो जैसे ही आपको एक मिले ना A2 लगाओ, देखो A2 कहीं है, कहीं किसी में नहीं है, भागो जल्दी से लगाओ और निकल लो, ठीक है। आप मैच कर लेना इसको, चलो बता देता हूँ, ठीक है। C4 यानी कि ये शिवाजी सागर महाराष्ट्र में और इंदिरा सागर आपका ये मध्य प्रदेश में, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी गंगा नदी की बाईं ओर के सहायक नदी नहीं है। अब इसको आपको पता होना चाहिए कि कौन सी दाहिने से मिलती है, कौन से बाएं से मिलती है। अगर आपने पढ़ा होगा, ठीक है, तो आप बहुत इजी वे में कर सकते हैं। आप देखिए गंगा, ये जो गंडक है ये भी उधर से मिलती है, गोमती, घाघरा सब, ये सोन नदी अभी मैंने बताया आपको, ये नीचे से आती है, ठीक है, और ये जाके आपका वहाँ मिलती है गंगा में, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जीडीपी अवस्फीतिक डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर के संदर्भ में सही है। तो देखिए इसमें से कौन सा है, यह वस्तुओं और सेवाओं की एक निश्चित टोकरी पर आधारित है, बिल्कुल गलत है, ये इस पर आधारित नहीं है। इसका जो उपयोग है मुद्रास्फीति को मापने के लिए किया जाता है, तो ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो ए वाला इसका जो करेक्ट आंसर है ये ठीक है, ठीक है, ये याद रखना, ये सही है, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक का संकेतक
है। कौन सा है भैया? वैश्विक की बात कर रहा है, ठीक है, वैश्विक। तो इसमें से देखिए बाल मृत्यु दर है, बिल्कुल है। विद्यालय में उपस्थिति है, बिल्कुल है, ठीक है। स्वच्छता है, बिल्कुल है, ठीक। तो ये जो है आपके ये तीनों हैं, लेकिन इसमें रोज़गार नहीं आता है। तो ये 1 2 3 है, बाकी नहीं, बाकी तो सम्मिलित है ही है, ठीक। तो ये याद रखना। ये इस तरीके से हम इसको, जो आपने देखा होगा MPI जारी करता है ना, UNDP। कौन जारी करता है? UNDP। अगर भारत में बात करें तो भारत में तो नीति आयोग करता है। अभी अभी थोड़े दिन पहले ही इसकी एक रिपोर्ट आई है, ठीक। तो ये भी याद रखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? मतलब किस आयोग ने इसको बोला था कि इसकी सिफारिश करिए? तो रंगराजन आयोग याद रखिएगा, ठीक है। ये राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, ठीक है, उस समय इसकी स्थापना की गई थी, ठीक। चलिए, ये 2005 में बना था ये राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, ठीक है। अब यहाँ पे सतत विकास लक्ष्य दिए गए हैं, वो किससे संबद्ध कार्य हैं वो याद रखिएगा। जैसे ये SDG 5 जो है आपका लैंगिक समानता से है, SDG 6 आपका स्वच्छ जल स्वच्छता से है, 7 आपका ये स्वच्छ और सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा से है, और 8 आपका ये उपयुक्त कार्य और आर्थिक विकास से है, ठीक। मैंने बता दिया, आप उसको मैच कर लेना आप। वर्ष 1944 में गांधीवादी योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो ये जो गांधीवादी ये योजना है ना योजना है 1944 में, इसको शुरुआत करा था ये श्रीमन नारायण ने, ठीक है, श्रीमन नारायण अग्रवाल ने, ठीक, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा पंचवर्षीय योजना हेरॉड डोमर मॉडल पर आधारित है? ये सारी चीज़ें मैंने जो ताबड़तोड़ वाली सीरीज़ है ना, वो सब मैंने ये सब बता रखा है, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए, छोटे छोटे वीडियोज़ हैं, 5 मिनट, 8 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, ऐसी वीडियोज़ हैं। उनको 1.5 के स्पीड से देखेंगे तो बहुत कम समय लगेगा और बहुत सारी चीज़ें आपकी रिवाइज़ हो जाएंगी, ठीक है। बहुत कुछ दिया है उसमें, मैंने बताया है, ठीक। 40 में देखिए इसमें कौन सी पंचवर्षीय योजना है, जो कि ये हेरॉड डोमर मॉडल है। तो ये पहली जो पंचवर्षीय योजना है, इसी को ही बोलते हैं हेरॉड डोमर मॉडल, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अलग अलग समय पे अलग अलग जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनको नाम दिए गए हैं, वो सारी चीज़ें मैंने बता रखी, देख लीजिएगा। विस्तारित निधि सुविधा कार्यक्रम किससे संबंधित है? जो ये विस्तारित निधि सुविधा कार्यक्रम है, ये किससे संबंधित है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से। इसको क्या बोलते हैं? एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, EFF, ये IMF से संबंधित है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जैसे मुद्रा बाजार के संदर्भ में सही है? तो बताइए इसमें से कौन सा सही है? तो शीघ्रावधि जो द्रव्य है, जिसको कॉल मनी बोलते हैं, वो इसमें 15 दिनों के लिए उधार ली जाती है। बाज़ार में धनराशि आमतौर पर 15 दिनों के लिए उधार ली जाती है अथवा जुटाई जाती है। तो ये क्या सही है? बिल्कुल नहीं, गलत है। नोटिस मनी मार्केट को अंतर बैंक मुद्रा बाजार के रूप में किया जाता है, तो ये ठीक है, ठीक है, ये सही है। ये छोटी अवधि के लिए है, ये जो है इसमें, ये छोटी अवधि के लिए है, ठीक है, ये याद रखना। अच्छा, इसमें से क्या पूछा है, कौन सा सही है? हाँ तो ठीक है, केवल 2 सही है, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, 1 मिनट, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से मुद्रा बाजार के विभिन्न लिखतों के रूप में संबंध में सही है? अब बताना है कि कौन सा सही है। तो ट्रेजरी बिल जो है वो क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए वचन पत्र हैं, तो ये बिल्कुल मतलब ठीक है। वाणिज्यिक जो पत्र की परिपक्वता होती है 15 दिन से 365 दिन, ठीक है, ये भी सही, ये भी सही। जमा जो प्रमाण पत्र होता है वो मुद्रा बाजार के आरक्षित कार्यक्रम में, ये भैया थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि इंग्लिश माध्यम वाले नाराज़ हो जाएंगे, ठीक है। तो यो भी देख के अपना कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ये मैं यहाँ दिखा देता हूँ, जहाँ जहाँ मैंने बताया नहीं है वो थोड़ा देख लीजिए आप लोग, ठीक है, नाराज़ मत होइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसको, ठीक है। ये देख लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने शायद बीच में मिस कर दिया था, तो ये आप लोग देख लीजिए एक बार, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम आगे। अब मैं ऐसे ही करके पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है। चलिए, तो इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा बाजार के विभिन्न ये संबंध है? तो ये मैंने बता दिया आपको, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। तो ये उपयुक्त सारे ही सही हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा या से भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य हैं? तो इसमें से कौन से हैं? मौद्रिक नीति का संचालन है, बिल्कुल सही है। विदेशी मुद्रा जो है वो भी है, ठीक है, भंडारण और संरक्षण। नई मुद्रा भी यही जारी करता है, तो ये तीनों सही हैं। वाह्य ऋण प्रबंधन इसका कार्य नहीं है, ठीक है, ये याद रखना, ठीक। वाह्य ऋण प्रबंधन जो है वो इसका कार्य नहीं है, वो वित्त मंत्रालय का आर्थिक विभाग है, यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री देखती है, ठीक। तो बी वाला करेक्ट आंसर होगा इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ये राष्ट्रीय आवास बैंक यानी कि जो नेशनल हाउस बैंक है वो आपके 1988 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, याद रखना ये, आप इसको भी कहीं भी लिख सकते हो इसको, कहीं अगर आपको जैसे आप मेंस में अगर लिख रहे हैं तो वहाँ भी ये राष्ट्रीय आवास बैंक लिख सकते हैं ये। ठीक, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं, याद रखना इसमें। राजकोषीय घाटे और ब्याज भुगतान के बीच जो अंतराल होता है उसको क्या कहा जाता है? तो वो प्राथमिक घाटा है। ठीक है, ये बड़ा कन्फ्यूज़न होता है, प्राथमिक घाटा क्या है, राजस्व घाटा क्या है, प्रभावी राजस्व घाटा क्या है, ये सब मैं एक दिन बताऊंगा, ये पूरा इस पर एक क्लास लूँगा एक। ठीक है, चलिए, भारत में थोक कीमत सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? ये प्रकाशित की जाती है आर्थिक सलाहकार जो कार्यालय है उसके द्वारा ये। ठीक है, WPI। ठीक है, ये ध्यान रखना ये। ठीक, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये, तो ये याद रखना। ठीक, कई बार ऐसा भी दे सकता है ना, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, तो वो भी याद रखिएगा। ठीक है, नहीं तो पता चला कुछ दूसरा ही समझ गए, आर्थिक सलाहकार कार्यालय क्या है पता ही नहीं चल पा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी खाते का घटक नहीं है? तो देखिए, पूंजी खाता होता है एक चालू खाता, पूंजी खाता, ये सब इस तरीके से, करेंट अकाउंट ये हो गया। ठीक है, कैपिटल अकाउंट हो गया, तो ये अलग अलग घटक होते हैं, उसको भी मैंने बता रखा है, ताबड़तोड़ वाले में देख लीजिएगा आप लोग। तो कौन सा नहीं है इसमें? देखिए, विदेश ऋण से प्राप्त करना बिल्कुल सही है, विदेशी मुद्रा भंडारण में परिवर्तन ठीक है, विदेशी निवेश भी सही है, सेवाओं का जो व्यापार होता है वो इसमें नहीं आता है। ठीक, चालू खाता और पूंजी खाता में अंतर, बहुत सारी चीज़ें हैं। सेवाओं का व्यापार ये आपका चालू खाता में आता है। ठीक है, विदेश से जो ये सब हैं आय से प्राप्तियां और भुगतान, ये भी आता है इसमें चालू खाता में। पूंजी खाते में जो है ये आपका विदेश से ऋण, विदेश से उधार, है ना, विदेश से जो निवेश आता है, विदेशी मुद्रा भंडारण में परिवर्तन, ये सब आते हैं। ठीक, तो ये डी वाला इसका। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा अवमूल्यन का प्रभाव है? तो कौन सा है प्रभाव? आयात सस्ता हो जाना नहीं है, उपभोग में विविधता नहीं है, अधिक विदेशी अस्थियों के स्वामित्व का स्वतंत्रता नहीं है, मांग प्रेरित जो है मुद्रास्फीति, ये मुद्रा अवमूल्यन जो है वो जो डी वैल्यूएशन करते हैं, करेंसी डी वैल्यूएशन करते हैं, उसमें ये मांग प्रेरित जो है वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो जाती है। ठीक, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक प्रभावी विनिमय दरों के संदर्भ में सही है? सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का संकेतक है ये। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष प्रत्येक अर्थव्यवस्था के भुगतान संतुलन का आकलन करने के लिए रीर मॉडल अपनाती है, तो बिल्कुल सही है ये दोनों। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग अपेक का सदस्य नहीं है? इसमें देखिए कौन सा सदस्य नहीं है, तो इसमें जो सदस्य नहीं है वो भारत ही नहीं है अपेक का, बाकी सब हैं। ठीक है, ये सब हैं, भारत नहीं है। ठीक, निर्धनता आकलन से संबंधित निम्नलिखित समितियों पर विचार कीजिए, उन्हें कालानुक्रमिक लगाइए। मैंने बताया था ना कि क्रोनोलॉजी, बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, लगातार पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो इनमें से आई थी वो अलग समिति आई थी, तो ऐसे भी आप देख सकते हो, अलग समिति, फिर लक्कड़ वाला, फिर तेंदुलकर और रंगराजन। तो रंगराजन सबसे लास्ट में आई थी, तो ये वाले ऑप्शन, ये वाले हट गए आपके ऑप्शन, और सबसे पहले अलग आई थी, तो ये वाला सही हो गया। ठीक है, तो ये आज यहीं तक रखते हैं इसमें। कैसा लगा आपको वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, तभी मैं आगे वाला जो वीडियो है वो बनाऊँगा कि कैसा आप लोगों का रिस्पॉन्स रहता है। ठीक है, तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, इसकी PDF मैं शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।